बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हर रोज़ एक नई हकीकत सामने आती है, एक नई गवाही सामने आती है, एक नया सबूत सामने आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा गया, पाकिस्तान को बर्बाद किया गया और ख़ास तौर पे ये पिछले 22-24 महीने में पाकिस्तान के साथ हमारी फौजी क़यादत ने क्या किया। और मौजूदा आर्मी चीफ को ख़ास तौर पे सोचना चाहिए और साबिका आर्मी चीफ के किरदार को सामने रख के सोचना चाहिए कि अब एक एक करके गवाहियां आ रही हैं और ख़ास तौर पे इलेक्शन चोरी के हवाले से तो इतनी गवाहियां आ चुकी हैं, इतने सबूत आ चुके हैं कि शायद ही ये इन सब को मुंह छुपाने को जगह मिल सके, क्योंकि आलमी मैंडेट चोर तो इनको पहले ही लक़ब मिल चुका है, पहले ही इनको इस नाम से पुकारा जा रहा है, मैंडेट चोर के नाम से आलमी सतह पे पुकारा जा रहा है और अब मुकामी सतह पे भी ऐसी ऐसी शवाहद आ रहे हैं। आपके सामने बहुत सारे हकाइक कुछ रखूंगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जमात के अंदर से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड है वो बता रहे हैं, बल्कि दूसरी जमातों के लोग बता रहे हैं, रिटायर्ड जर्नैल बता रहे हैं। और रिटायर्ड जर्नैलों को कौन बता रहा है ये आप खुद समझ आए कि ये पूरी की पूरी एक चेन है और सब लोग परेशान इसलिए हैं कि आखिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी कमजोरी है कि इस सारे टोले को, उस सारे टोले को जिसके बारे में जिन खानदानों के बारे में अफवाज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और अफवाज पाकिस्तान का हर अफसर ये जानता है कि हमारी फौजी क़यादत जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेके जनरल आसिम मुनीर साहब तक हमें क्या बताती रही। और जनरल आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ बने तो उनकी ये सोच क्यों तब्दील हुई, कैसे तब्दील हुई, कौन सी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक आसिम मुनीर साहब DGMI थे उस वक्त उनकी अप्रोच और उनकी राय बिल्कुल दूसरी थी, जब वो DGISI थे उस वक्त भी उनकी राय बिल्कुल दूसरी थी। तो फिर उसके बाद ये क्या हुआ और कोर कमांडर गुजरांवाला बन के वो गए और उसके बाद से लेके अब तक ऐसी कौन सी तब्दीलियां आई, ऐसे कौन से राज फाश हुए, ऐसी कौन सी किताबें खुली कि जिसके बाद उन्होंने अपनी राय तब्दील कर ली और उस खानदान को और उन जमातों को और उन रहनुमाओं को जिनके बारे में फौज के अंदर GHQ के अंदर सफात भरे पड़े हैं कि उनकी जायदादें किधर हैं, कौन कौन सा किस तरीके से इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क लूट ले, कैसे कैसे पैसे बाहर भेजे, कहाँ कहाँ जायदादें हैं, यूरोप में हैं, मगरबी मुल्कों में हैं, अमेरिका में हैं और मिडल ईस्ट में हैं और कहाँ कहाँ नहीं हैं, वो सारे का सारा कच्चा चट्ठा मौजूद है। तो फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन सारी फाइलों को, उन सारे लिखे हुए को अंडू कर दिया गया और उनको कहा गया कि इनको आप रद्दी की टोकरी में डालें। अब जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को भी जीने नहीं दे रही और उनको भी सुकून नहीं दे रही और पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सब को भी ये बेचैन किए हुए है कि आखिर क्या वजह है, क्या माजरा है कि इतना बड़ा इलेक्शन चोरी करवाया गया, इन खानदानों के लिए इतना बड़ा अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, आइन को तोड़ा गया और आइन रोजाना तोड़ा जा रहा है इन खानदानों के लिए जिनको बारे में हमें बताया जाता रहा, हम ब्रीफ करते रहे, हम लोगों को बताते रहे, हम अपने जवानों को बताते रहे, अफसरों को बताते रहे, अपने बच्चों को बताते रहे कि ये वो खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। तो ये सिचुएशन है जी, ये चलती, यही असल हकायक हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब के हक में बहुत बहुत बड़ी 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 गवाहियां आ रही हैं और ये गवाहियां फौज के अंदर से आ रही हैं, ये गवाहियां उनके मुखालफिन दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आ रही हैं, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये सारे के सारे अब जवाब बता रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और अभी और भी आनी है और अब लोगों ने बाकायदा तौर पे टीवी टॉक शोज में आके बयान करना शुरू कर दिया है कि ये जो कुछ निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है ये जाली है, फजूल है, ये बेबुनियाद है, ये झूठा है, ये मैंडेट चोरी वाला है, इसकी आईनी हैसियत कोई नहीं, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं, ये जमहूरियत के असूलों के भी मुताबिक नहीं है।
آپ کو کچھ چیزیں میں سناؤں گا، آپ کو پسند آئیں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک خبر ہے، وہ ہے جی کہ لاہور میں 2-3 دن پہلے ایک اے ایس پی ہیں شہر بانو نقوی، انہوں نے ایک خاتون کو ریسکیو کیا، بہت اچھی بات کی، بہت زبردست بات کی، اور ان کو سب خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کل ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور عاصم منیر صاحب نے فوری طور پہ ان کے ہاتھ پہ سر پہ رکھا، ان کو شاباش بھی دی، وہ ملاقات کی تصویریں آپ نے دیکھ لی ہوں گی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آرمی چیف نے کہا کہ یہ سماجی ہم آہنگی کی اہمیت عدم برداشت روکنے کے لیے ملک گیر اتفاق رائے پر بھی زور دیا انہوں نے، اور آرمی چیف نے کہا کہ قانون کی حکمرانی پر زور دیا، تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانونی راستے موجود ہیں، میسر ہیں، تحفظات اور شکایات کے حل کے لیے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، بدعت کی بنیاد پر منمانی کارروائیاں معاشرے کے نقطہ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے اسلام کے حسن سلوک اور احسان کے ابدی پیغام پر بھی روشنی ڈالی، اور آرمی چیف نے پاکستانی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی اداروں کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے شہر بانوں کو بلایا اور شہر بانو نقوی کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو شاباش دی، لیکن میں آرمی چیف صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب سے کہ جنرل صاحب، جو بیچاری خواتین جو ہیں، عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے کیوں دوپٹے نوچے گئے؟ اس طرح بے شمار خواتین ہماری، ان کے دوپٹے نوچے گئے، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، اور جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالا گیا۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، عائشہ، اور اس کے بعد صنم جاوید، ان خواتین کا بیچاروں کا ان کا کیا قصور ہے اور ان کو اندر رکھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ بے شمار گھروں کو توڑا گیا، پچھلے 22-24 ماہ میں گھروں کو توڑا گیا، گھروں میں گھسا گیا، اور بچے جو ہیں وہ خوفزدہ، اسی طریقے سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے اپنے والدین کی یاد کرتے کرتے۔ تو یہ ایک دوہرا، پھر اسی طریقے سے جو اٹک میں ہوا، جو تلا گنگ میں ہوا، دیگر شہروں میں ہوا، ابھی جو آج کل ہی رانا آفتاب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب سے یہ ہوا ہے میرے گھر میں 2 دفعہ چوری ہو گئی ہے، میں گھر سو نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں الیکشن چوری کے حوالے سے، کیونکہ دین ہمارا بڑا وسیع ہے اور دین ہمارا ضابطہ حیات ہمیں فراہم کرتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اور آپ کے زیر سایہ ہو رہا ہے، اور یہ سارے زبان زد عام ہے کہ سب کچھ آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، آپ کی طاقت کے بغیر نیچے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ یہ الیکشن چوری ہو گیا، 8 فروری کو رزلٹ آ رہا تھا، لوگوں نے ووٹ ڈالے، 9 فروری، 10 فروری، 13 فروری، 12 فروری، آج تک وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کون اتنی طاقت فراہم کر رہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں تو بہت بہت واضح طور پہ لکھا ہے، اور قرآن مجید تو پھر پورے کا پورا اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات آ رہے ہیں، اس پہ ذرا سوچنا چاہیے، آپ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور الیکشن کس طریقے سے چوری کیے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ٹی وی ٹاک شو پہ آ کے بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ، مسلم لیگ نواز وہ بتا چکے ہیں، مفتاح اسماعیل بتا چکے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بتا چکے ہیں، جماعت اسلامی بتا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بتا رہی ہے، سب کے سب بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اور الیکشن میں پیسہ چلا ہے، اور پیسے لوگوں کو پیسے لے کے ان کو فارم 47 کے تحت نتائج دیے گئے ہیں۔ تو ان سب کی ذمہ داری کس پر ہے، اور اس طرف کیوں ہی توجہ دی جاتی، اور اس معاملے میں کیوں نہیں آنکھیں کھولی جاتی، تو انصاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہے؟ اب میں آپ کو کچھ چیزیں سنوا دیتا ہوں۔ یہ ہیں ایمل ولی خان، اسفندیار ولی خان کے بیٹے ہیں، وہ ایک انکشاف کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عوام ہے بنائے، تحقیقاتی کمیشن بنائے، عوام ہے، آپ تحقیقاتی کمیشن بنائے، میں آپ کے پاس ایک نہیں
2 नहीं, 3 नहीं, 50 बंदे लेकर आऊंगा, जिससे कर्नेलों ने पैसों की फरमाइश की है कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था कि नहीं, वर्दियां उतार के इसको जलाया था। अब ये बात उन्होंने कर दी है, अमल वली खान ने की है कि रेडियो पाकिस्तान पिशावर 9 मई को कैसे जलाया गया था और फिर इलेक्शन में कितना पैसा चला, वो भी वो चैलेंज कर रहे हैं। और उसके बाद अब एक और चीज़ आपको सुनवाता हूँ, वो भी ज़रा देखिएगा। वो है कि ख्वाजा आसिफ साहब वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो जो है वो करते थे, मेस में जाते थे, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और ISI का मेस होता था और वहां बैठ के हम सारी लेजिस्लेशन करते होते थे। तो इमरान खान साहब भी तो यही कहते थे और इमरान खान साहब भी यही कहते थे और उन्होंने उनकी बातों की तो तस्दीक हो रही है। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। अपने मुफादात, सियासी मुफादात के लिए नहीं, मुल्क के मुफादात के लिए और हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की, लेकिन हमें हमारा हाथ जो है जड़ दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मैसेज जाते और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते हैं। आमला की भी और FATF की दोनों लेजिस्लेशन जो है ना, वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई। उस माहौल में फिर क्या हो सकता है? उस माहौल में जो आज माहौल देख रहे हैं आप, जो है कि उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम बुझा रहे हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं कि ये हम ISI मेस में जाते थे और वहां जाके जनरल फैज और जनरल बाजवा होते थे और वहां ये सारा कुछ करते थे। और जो IMF को खत लिखा गया जी, उसके बारे में उमर अयूब खान ने क्या बताया वो सुन लें। मैं आपको इसमें यह भी ब्रीफ कर दूं क्योंकि मैंने खुद पावर ऑफ पेट्रोलियम पोर्टफोलियो का मैं फेडरल मिनिस्टर रह चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक अफेयर्स भी चलाई है। बुनियादी तौर पे जिस वक्त आप IMF का लोन बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए होता है, वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, और ये इकट्ठे चलते हैं जो आप साथी कवर करते हैं, आपको मालूम है। और उन रिफॉर्म्स के लिए आपके बहुत डीप सीटेड रिफॉर्म्स होते हैं, आपका बिलखसूस एनर्जी सेक्टर में, आपका FBR में, आपकी इकोनॉमी में, जिसका हमारे भाई मुजम्मल साहब भी आपको भी ब्रीफ कर देंगे। और इनके लिए सबसे अहम चीज है कि आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसको आप रिफॉर्म्स ला सके और उससे मुल्क के लिए बेहतरी हो। क्योंकि IMF आपका एक ICU है, आपका इमरजेंसी रूम है, आपको वहां से शिफ्ट करना होता है और आपके डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए एक मजबूत हुकूमत का होना जिसकी विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करे। यहाँ पे विल ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि फॉर्म 47 वाले MNAs जो वहां पे आएंगे वो ब्रॉडिया MNAs होंगे मुस्लिम लीग नून के। ये है सिचुएशन, देखते हैं आगे आगे होता है क्या।